सभी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल आज की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा आप सबको पता है कि अभी आगामी जो रीट की परीक्षा है वो आपके सामने अभी कुछ ही समय उसका बचा है। तो उसके लिए जो शिक्षण विधियां हैं और सारी शिक्षण विधियों में कौन सी शिक्षण विधियां इंपॉर्टेंट हैं, किस शिक्षण विधि में अच्छे प्रश्न आते हैं, तो कुछ शिक्षण विधियों को इस कक्षा में हम विवेचित बिंदु के रूप में ले रहे हैं। और ऐसे तो देखिए शिक्षण विधियां खूब सारी हैं और सारी हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़नी होती है, लेकिन शिक्षण विधि में कुछ ऐसी विधियां हैं जिसका आरंभिक रूप से जो सामान्य परिचय है उसमें से ही प्रश्न बन जाता है। कुछ शिक्षण विधियां ऐसी हैं जिनके अंदर में डेप्थ से एक अच्छा क्वेश्चन आता है, और कुछ शिक्षण विधियां ऐसी है जिसमें व्यावहारिक प्रश्न आते हैं, उसमें कहीं कोई पुस्तक या ग्रंथ में उसका कोई बिंदुवार को विवेच्य विवरण जो है वो नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको शिक्षण विधियों में किस प्रकार के प्रश्न और कौन सी शिक्षण विधि में कितनी डेप्थ में पढ़ना है, इस कक्षा में हम ये विवेचन करेंगे। तो 15-16 शिक्षण विधियां मैंने कोट की है, जिसमें से हम सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे और फिर अगली कक्षा में कौन सी शिक्षण विधि में हमें डेप्थ में जाना है उस पर हम विचार करेंगे। तो अब आप सबको पता है कि जो शिक्षण विधियां हम अध्ययन करते हैं तो वहां सबसे अच्छी और विशिष्ट शिक्षण विधि आती है, वो अभिक्रमित अनुदेशन है। तो वहां से एक या दो प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में चार चार प्रश्न भी इस शिक्षण विधि के आए हैं, उस पर हम विवेचन करते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने है अभिक्रमित अनुदेशन विधि या प्रणाली। अब सब प्रवर्तक बीएफ स्किनर को आपको सहज और सरल रूप से याद रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न सुमेलित करवाने वाले आते हैं कि ये शिक्षण विधि है, इसका ये प्रवर्तक है, तो वहां आपको प्रवर्तक याद रखने होते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन का प्रवर्तक है बीएफ स्किनर 1954। ये एक सरल प्रश्न हो गया। शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती। सामग्री है, शैक्षणिक सामग्री है, बहुत विशिष्ट है, बहुत विशाल है, बड़ी है, उसको छोटे छोटे पदों में छोटे छोटे हिस्सों में आपको बांटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो वहां विभाजित करके फिर उसको श्रृंखलाबद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती है। अब इसके बेसिकली तो तीन भेद माने जाते हैं, कुछ विद्वानों ने पांच भेद भी इसके मान लिए। तो हम पांचों प्रकारों का एक सामान्य प्रश्न जो बनता है उस पर हम इसमें विचार कर रहे हैं। सबसे पहले आता है रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रम। ये भी 1954 बीएफ स्किनर इसके प्रवर्तक रहे हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा है साखीय अथवा आंतरिक अभिक्रम। अब देखिए रेखीय और साखीय ये हर परीक्षा में आते हैं। तो रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रम 1954 स्वयं बीएफ स्किनर है, और साखीय अथवा आंतरिक अभिक्रम जिसको कहते हैं वो नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर आपको याद रखना है। अवरोही श्रृंखला अथवा मैथेटिक्स अभिक्रम 1962 थॉमस एफ गिलबर्ट। जो मैथेटिक्स अभिक्रम है वो थॉमस एफ गिलबर्ट आपको याद रखना है 1962। कंप्यूटर सहाय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो 1965 लॉरेंस स्टोलूरे है, ये आपको याद रखना है, लॉरेंस स्टेलूरे। कंप्यूटर सहाय अभिक्रमित अनुदेशन 1965 लॉरेंस स्टोलूरे आपको याद रखना है। तो यहां सबसे खास बात क्या है कि जो भी अभिक्रमित अनुदेशन की विधि है उस विधि में, उस प्रणाली में आपको मुख्य प्रवर्तक और इसके जो तीन मुख्य भेद हैं, रेखीय, साखीय और मैथेटिक्स अवरोही श्रृंखला वाला अभिक्रम, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से एक प्रश्न आएगा तो वो सरल प्रश्न होगा। अब इसके अंदर से, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन मैंने विस्तार से पढ़ाई, आपको एक अलग से वीडियो आपको दे रखा है, वहां इसके अंदर जो भेद है उसके भेद है, वहां भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब दूसरी एक सरल विधि है प्रायोजना विधि, जिसको प्रयोजना विधि भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ये भी सुमेलित करने वाले प्रश्नों में आता है। प्रयोजना विधि, योजना में प्र उपसर्ग है, प्रयोजना विधि, ये किलपैट्रिक इसके
प्रवर्तक। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी, जॉन डीवी की विचारधारा के ऊपर ये आधारित है। किलपैट्रिक ने ये विचारधारा जो जॉन डीवी ने दी थी उससे प्रभावित होकर के इस प्रयोजना पद्धति को इजाद किया है। प्रयोजना का मतलब है प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग रिचर्ड्स महोदय ने 1900 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था कि जो प्रोजेक्ट शब्द है, जो प्रयोजना शब्द है, उसका सबसे पहला प्रयोग रिचर्ड महोदय ने 1900 ईस्वी में किया है। ये सामान्य बात आपको ध्यान रखनी है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, दल शिक्षण। दल का मतलब आपको पता है कि एक समूह है, शिक्षकों का दल इसमें होता है। शिक्षक दल के रूप में छात्रों को कैसे अध्ययन करवाते हैं। तो इस दल शिक्षण के भी प्रवर्तक बहुत कई बार पूछे गए, मिशिगन और हार्वे है। मिशिगन और हार्वे। कक्षा कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक होंगे, समूह में अध्यापन कार्य करवाएंगे। एक विषय विशेषज्ञों का एक दल होगा और वो समूह के अंदर विद्यार्थियों को अलग अलग टॉपिक की शिक्षा देते हैं, और शिक्षकों का एक दल वो विशेष शिक्षक के रूप में माना जाएगा। इस विधि का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध छात्रों, दो शोध छात्र थे, एक तो मिशिगन और एक हार्वे। मिशिगन और हार्वे जो यहाँ प्रवर्तक के रूप में आपके सामने है, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दो शोधार्थी थे। इन्होंने दल शिक्षण का ये प्रयोग किया, और छात्रों में दल शिक्षण में क्या होता है, एक से बढ़कर एक शिक्षक से सीखने का मौका मिलता है। तो एक शिक्षक तो अपने अर्जित ज्ञान को विद्यार्थियों को बताता है, और एक से अगर मान लो दो शिक्षक हैं या 5 हैं या 10 हैं, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के ज्ञान से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो दल शिक्षण विषय वस्तु की गहनता और विस्तार के लिए प्रसिद्ध विधि मानी जाती है। यह है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इसके प्रवर्तक डेजी मोरविन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी सुमेलित करने वाले प्रश्नों में आता है। वैयक्तिक भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर आधारित। पर्यवेक्षित, वैयक्तिक भिन्नता, क्योंकि हर व्यक्ति देखो भिन्न है, हर विद्यार्थी भिन्न होता है, हर व्यक्ति के विचार, उसका व्यवहार, उसके गुण, उसके दोष बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं, और गुणों के अनुसार ही वह क्रियाशील रहता है। तो वैयक्तिक भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर यह आधारित है। विद्यार्थी अपने आवंटित कार्य को शिक्षक की देखरेख में स्वतंत्र रूप से करते हैं। अब क्योंकि पर्यवेक्षक कौन होगा, शिक्षक होगा, और विद्यार्थी शिक्षक जो होगा विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य आवंटित करेगा, और वो विद्यार्थी की जो भी गुणवत्ता है या विद्यार्थी की क्रियाशीलता है उसके अकॉर्डिंग वो उस कार्य को करेंगे, और शिक्षक की देखरेख में करेंगे। इसीलिए शिक्षक उसका पर्यवेक्षक होता है। तो शिक्षक की देखरेख में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली जो विधि है वो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाती है। उसको डेजी मोरविन ने प्रस्तुत किया था। अब आती भाषा प्रयोगशाला विधि। ये बहुत विस्तृत प्रयोगशाला विधि है। विश्व की तमाम भाषाओं का जो एक हम यूं कहें कि उच्चारण करना, बोलना, उसकी फोनेटिक्स क्या है, उसको कंप्यूटर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम है उनके द्वारा कैसे शिक्षा दी जाती है, उसी को भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत लिया गया। इसके प्रवर्तक हैं लॉरेंस एम स्टोलरो एवं डेनियल डेविस। भाषा प्रयोगशाला विधि 1965 में इसको इजाद किया गया, लॉरेंस एम स्टोलरो और डेनियल डेविस। शिक्षक के स्थान पर, अब इसमें भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक नहीं होगा, शिक्षक के स्थान पर संगणक यंत्र, जिसको आप कंप्यूटर बोलते हो, शिक्षण प्रदान करता है, और सुनने बोलने पर बल दिया जाता है। क्योंकि ये हेडफोन लगा के भाषा जो लिंग्विस्टिक जो लैब होती है उसमें ये सुनते हैं, और कंप्यूटर के द्वारा भाषा संयंत्रों के द्वारा ही इसमें विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि, इसके प्रवर्तक श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। व्याकरण के अनुवाद के लिए सर्वप्रथम भंडारकर ने इसका प्रयोग किया, इसलिए इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। अनुवाद का निरंतर अभ्यास करने से व्याकरण का ज्ञान,
इसकी जो मूल जो विशेषता है वो अनुवाद का निरंतर अभ्यास करेंगे तो व्याकरण का ज्ञान स्थायी होगा। इसको भंडारकर द्वारा बनाए जाने के कारण भंडारकर विधि भी कहते हैं। ये जाहिर सी बात है, राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, तो इसको भंडारकर विधि कहते हैं। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर, बोलने की अपेक्षा जोर किस पे है? लिखने और पढ़ने पर है। तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्व, भाषा के तत्व व्याकरण से जुड़े रहते हैं, भाषा के तत्वों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। क्योंकि भाषा जैसे हम बोल रहे हैं तो इसमें बोलने की अपेक्षा लिखने पर और पढ़ने पर, इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्व जो है उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसको व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। द्विभाषी पद्धति, जिसको बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं, इसके प्रवर्तक सीजे डॉडसन, ये भी कई बार पूछा गया है, सीजे डॉडसन, ये आपको याद रखना है, द्विभाषी पद्धति बाइलिंगुअल मेथड। व्याकरण अनुवाद विधि एवं प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का काम करती है। ये व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के मध्य किसका काम करेगी? सेतु का काम करेगी। इस प्रणाली में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो दूसरी भाषा है उसका व्याकरण हम पहले पढ़ेंगे तो ही हमें उसका द्विभाषी जो भाषा है उसका अर्थ समझ में आएगा। बिना व्याकरण के चाहे अनुवाद करते रहो चाहे कुछ भी करते रहो, हम समझ नहीं सकते। मोंटेसरी विधि, ये बहुत फेमस विधि है, बहुत सरल विधि है, और डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का प्रश्न हर एक परीक्षा में, चाहे सरल प्रश्न आए थोड़ा हार्ड प्रश्न आए, जरूर आता है। और ये प्रवर्तक मारिया मोंटेसरी मैडम है, इन्होंने छोटे बच्चों पर ये प्रयोग करके इस विधि को इजाद किया, जो स्वयं के नाम से है। 3 से 7 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त है। 3 से 7 वर्ष, यह बाल केंद्रित विधि है, क्योंकि छोटे बाल गोपाल है। कोई कक्षा व्यवस्था नहीं है और न ही इसके लिए कोई समय विभाग है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए कोई स्थायी कक्षा की जरूरत नहीं है, वो बिना कक्षा के और बिना टाइम टेबल के चलते हैं। खेल द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का अवसर है। छोटे बच्चों को आप बाहर ग्राउंड में भी खिला सकते हो, बरामदे में खिला सकते हो, बगीचे में खिला सकते हो, कहीं भी खिला सकते हो, कभी भी खिला सकते हो, तो कोई टाइम टेबल का बाउंडेशन नहीं। मांसपेशियों और ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण। अब देखिए, बच्चा खेलेगा तो मांसपेशियों में उसकी मजबूती आएगी, उसका शारीरिक सौष्ठव बनेगा, उसका विकास होगा। और ज्ञानेंद्रिय, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रियों के नाम भी यहां पर आपके सामने हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख जो है उसको चक्षुएंद्रिय कहते हैं, नाक कान है श्रवणेंद्रिय है, नाक से हम सूंघते हैं, इसको घ्राणेंद्रिय कहते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं तो स्वादेंद्रिय हो गई, त्वचा से स्पर्श करते हैं तो स्पर्शेंद्रिय होगी। तो इंद्रियों का ज्ञान बच्चे को कैसे मिले? ये खेल खेल में, खेल के माध्यम से उसको सभी प्रकार से देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, सूंघना, ये उसमें विकसित होता है। इसलिए कहा गया है कि मांसपेशियों और ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण मोंटेसरी विधि में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस विधि के ये मुख्य जो धारणाएं हैं या अवधारणाएं हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत है। अब आती है खेल विधि। अब क्योंकि मोंटेसरी विधि में तो क्या है कि 3 से 7 वर्ष के बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ खेल विधि में बड़े विद्यार्थी भी खेल सकते हैं। तो खेल कौन खिलवाएगा? प्रवर्तक है हेनरी कोल्डवेल कुक। कुक होगा वही किक मारेगा खेल में। तो खेल विधि का जब प्रश्न आए तो आपको हेनरी कोल्डवेल कुक का नाम याद रखना है। कुक ने अपनी पुस्तक प्ले वे में इसका उल्लेख किया। खेल विधि का प्ले वे उनकी पुस्तक है। भाषा शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है खेल विधि। इससे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति होती, क्योंकि खेल विधि में क्या है, बालक पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके से एक दूसरे से संसर्ग में रहता है, भाषाई संसर्ग जिसको कहते हैं। तो खेल विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त भाषा शिक्षण के लिए मानी जाती है। किंडरगार्टन विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका प्रश्न भी अक्सर आता है। इसके प्रवर्तक फ्रॉबेल है, आप सबको पता है। इसमें क्रिया द्वारा सीखना, यहां क्रिया द्वारा सीखना होता है। फ्रॉबेल के अनुसार पाठशाला एक उद्यान है और जिसमें बालक एक पनपते हुए पौधे के समान और अध्यापक एक माली है।
ये कोटेशन कई बार आई है, कई बार प्रश्न आते हैं कि बालक एक पनपते हुए पौधे के समान और अध्यापक एक माली है, ये कौन सी विधि है? किंडरगार्टन विधि। और इसके प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेन। ये क्रिया द्वारा सीखने पर बल देती है। और इसकी सबसे अच्छी लाइन है कि पाठशाला एक उद्यान है और उस उद्यान में पनपता हुआ जो बालक जो रहेगा वो एक पनपता हुआ पौधा है और अध्यापक उसमें सींचने वाला माली है। मोस्ट इंपोर्टेंट डाल्टन विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सबको पता है कि डाल्टन एक नगर था, डाल्टन एक नगर है, स्थान है। इसके प्रवर्तक कौन है? हेलन पार्क हर्स्ट। हेलन पार्क हर्स्ट ने डाल्टन नगर में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया। अध्ययन एवं शैक्षिक प्रगति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अध्ययन और शैक्षिक जो प्रगति है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसका मूल सिद्धांत है। 1920 में डाल्टन नामक नगर में एक विद्यालय में इस विधि को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। 1920 में डाल्टन नगर में इसको इजाद किया गया। शिक्षक का कार्य इसमें मार्गदर्शक के रूप में होता है। इसे स्वाध्याय विधि भी कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किशोर बालकों के लिए उपयुक्त है और इससे स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। ये स्वाध्याय विधि ऊपर आ गया। तो ये स्वाध्याय खुद पढ़ने की विधि है, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में रहेगा और ये एक डाल्टन नामक नगर में विद्यालय में 1920 में इसका सबसे पहले आरंभ किया गया। तो डाल्टन विधि को आप याद रखेंगे, हेलन पार्क हर्स्ट। विनेटका विधि, प्रवर्तक हैं डॉक्टर कार्ल्टन। तो यहां इस विधि के प्रवर्तक भी कई बार पूछे गए और आप सबको पता है कि विनेटका भी एक गांव का नाम है, कई पुस्तकों में ये विनेट नाम भी आ जाता है। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त है, सबसे बड़ी बात है। इसका अमेरिका में विनेटका नामक स्थान पर प्रयोग किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बालक अपनी गति से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, बालक स्वयं की गति से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेगा। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, इस विधि में भी शिक्षक क्या रहेगा? मार्गदर्शक के रूप में रहेगा, जो बालकों के कार्य का निरीक्षण करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। तो शिक्षक मार्गदर्शक है, प्रोत्साहित करेगा, उनके कार्य का निरीक्षण करेगा और इसमें प्राथमिक स्तर के बालकों को के लिए ही ये विनेटका विधि मान्य होती। तो अमेरिका में विनेटका स्थान पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। डेक्रोली विधि, इसका भी प्रश्न आता है, ये नाम से ही है, इसके प्रवर्तक डेक्रोली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानसिक विकार वाले बालकों को पढ़ाने के लिए, जो मंदबुद्धि बालक हैं जिनका मानसिक रूप से विकार हो गया, जो पढ़ने में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा कम सक्षम है, उनके लिए यह विधि है डेक्रोली। डेक्रोली विधि को याद रखेंगे। और बालक की रुचि के आधार पर शिक्षा, मंदबुद्धि की जो बालक हैं उनकी जैसे रुचि होगी उसके अकॉर्डिंग ये चलेगी। इसमें पुस्तक को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि मंदबुद्धि बालकों को खेल के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से या अन्य कोई जैसे कुछ चित्र बना के, कार्ड्स के माध्यम से उनको सिखाया जाएगा। तो पुस्तकों का प्रयोग बहुत कम इसमें किया जाए, तो इसमें पुस्तकों को महत्व नहीं दिया जाएगा। इसमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना, इस पर जोर होगा। मंदबुद्धि बालक होंगे जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, मानसिक विकार उनके होगा, तो बालक की रुचि का ध्यान रखा जाएगा और किताबों के बिना इसमें पढ़ाने की शैली डेक्रोली विधि कहलाती है। बेसिक शिक्षा विधि, आप सबको पता है कि बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी रहे हैं और ये सरल प्रश्नों में आता है, कोई विशिष्ट प्रश्नों में नहीं आता कि बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा का कंसेप्ट महात्मा गांधी लेकर आए। जो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है वो ही बेसिक शिक्षा का कंसेप्ट है, कि आपकी अपनी जो मातृभाषा है उसमें हम किस प्रकार से आरंभिक शिक्षा को ग्रहण करें।
इस पद्धति में ग्राम्य तत्व अधिक है, क्योंकि मातृभाषा होगी तो ग्राम्य तत्व आएंगे। नगर के बालक इसमें कम रुचि लेते हैं, क्योंकि नगरीय जो क्षेत्र है उसमें मातृभाषा की अपेक्षा संपर्क भाषा का प्रयोग ज्यादा होता है, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अन्य उस राज्य की भाषा हो, गुजराती है, पंजाबी है या बंगाली है या फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है या फिर मैथिली है, कोई भी भाषा हो सकती है। तो बेसिक शिक्षा का मतलब है अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। इकाई विधि, इसके प्रवर्तक एच.सी. मॉरिसन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में इसका प्रश्न जरूर आता है और एच.सी. मॉरिसन सुमेलित करने वाले प्रश्नों में भी कई बार आपको मिल सकते हैं। तो इकाई विधि वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सामने महत्वपूर्ण विधियां और उनकी जो आरंभिक जानकारी है वो मैंने देने का प्रयास किया है। तो इस विधि को यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। इकाई का मतलब यूनिट है, यूनिट सिस्टम। और इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर, कुछ यूनिट्स में बांटकर, कुछ इकाइयों में बांटकर इकाइयां बना ली जाती है और उसी के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है। अब देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन में तो क्या है, छोटे छोटे पद या टुकड़े बनते हैं, वहां इकाई नहीं बनती। और इकाई विधि जो है उसमें एक टुकड़ा नहीं होके पूर्ण इकाई होती है और इकाई बना करके उसका यूनिट्स के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन छोटे टुकड़े हैं, इकाई बड़ा टुकड़ा है, ये याद रखना है। इस विधि का प्रयोग 1920 ईस्वी में माना जाता है। तो इस विधि का जो प्रयोग है वो कब माना जाएगा? 1920 ईस्वी में, एच.सी. मॉरिसन। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो हमारी विधियां हैं, इस पर हमने कुछ विशिष्ट विधियों को इसमें कंसीडर किया है कि विधियां सारी नहीं आई है, क्योंकि सारी विधियां बहुत ज्यादा हैं, एक ही क्लास में आप लोग इतना मतलब संग्रह नहीं कर पाते। तो आगे की विधियों में, आगे की क्लास में और जो विशिष्ट विधियां हैं उस पर हम और विचार करेंगे। ये तो सरल प्रश्न आएंगे जो चर्चा अपन ने की है। इसके बाद जो मैंने और भी अभिक्रमित अनुदेशन है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, उसके वीडियोज अपने सम्यक हिंदी के प्लेटफॉर्म पे डाल रखे, उनको आप अलग से देख सकते हैं। और जो विधियां हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो भी आपके लिए बनाया जाएगा। तो आज की इस क्लास में मैं डॉक्टर के.सी. बबेरवाल आप लोगों से रूबरू था। आगे हम इसी प्रकार से विशिष्ट चर्चा के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।